हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है पॉलिटी से। पॉलिटी की आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज़ का डे 1 है ये, ठीक है। तो पॉलिटी की सीरीज़ का ये डे 1 है और हम पूरी पॉलिटी को निमोनिक टेक्निक्स की सहायता से पढ़ेंगे। निमोनिक टेक्निक्स का मतलब होता है जहाँ पर हमें चित्र और डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और ऐसे पूरी पॉलिटी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये जो सीरीज है इस तरह से पढ़ने की जो टेक्निक्स वो पसंद आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में संवैधानिक विकास, कुछ राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि भारत में संविधान का विकास लगभग 1600 ईस्वी में हुआ। और जो भारत में जो संविधान का विकास है वो भारत के लोगों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने किया था। अब जब अंग्रेजों ने भारत के संविधान की नींव डाली, भारत में राजनीति की जो शुरुआत है वो अंग्रेजों ने की, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी अंग्रेजों के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम भारत में एंट्री करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारा संविधान की जो नींव रखी है तो हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये जो द्वीप है, ये द्वीप क्या पूरा एक देश है। इस देश को बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसी का नाम है ब्रिटेन, इसी का नाम है इंग्लैंड। तो ये जो देश है, ये जो कंट्री है वो 3 नामों से जानी जाती है। इसी को यूके बोलते हैं, इसी को ब्रिटेन बोलते हैं और इसी को इंग्लैंड बोलते हैं। इसकी राजधानी है लंदन, ठीक है। अब 1600 ईस्वी का अगर हम ब्रिटेन देखें, 1600 ईस्वी का ब्रिटेन, तो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी थी वो महारानी एलिजाबेथ। 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी थी उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। और 1600 ईस्वी की अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां थीं, व्यापारिक संस्थाएं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है व्यापारिक संस्थाएं। ये जो लाल कलर के मैंने जो स्पॉट दिखाए हैं ये ब्रिटेन के अंदर, ये लाल कलर के स्पॉट हैं, ये ब्रिटेन के अंदर व्यापारिक संस्थाएं हैं। 1600 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में बहुत सारी व्यापारिक संस्थाएं थी। इनका केवल एक काम था कि अपने देश से बाहर जाना और दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, ठीक है। लेकिन जब ये बाहर जाते थे तो व्यापार की अनुमति लेने के लिए पहले इन्हें महारानी एलिजाबेथ के पास जाना पड़ता था। सबसे पहले ये महारानी एलिजाबेथ के पास जाएंगे और व्यापार की अनुमति लेंगे, उसके बाद ये किसी देश के साथ व्यापार करने जाएंगे। तो ये जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, इन व्यापारिक संस्थाओं में जो उस समय सबसे फेमस और सबसे ताकतवर जो संस्था मानी जाती थी वो था ये वाली, जो देखो मैं बड़ी दिखाई है रेड कलर से, ये है, ये वाली संस्था को मैंने ये दिखाया है। ये जो संस्था है ये वाली है, इसका नाम है BOD। ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो संस्था है ये व्यापारिक संस्था है और 1600 ईस्वी की ये मजबूत व्यापारिक संस्था है क्योंकि इसमें जो व्यापारी थे वो पहले से धनवान थे और इनमें जो व्यापारिक टेक्निक्स भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए ये जो व्यापारिक संस्था थी बहुत अपने आप में मजबूत थी, ठीक है। इसमें 25 सदस्य होते थे, 25। इस व्यापारिक संस्था में 25 मेंबर होते थे। इन 25 में से एक अध्यक्ष होता था और 24 दूसरे मेंबर होते थे, लेकिन ये 25 के 25 व्यापारी होते थे, ठीक है। ये जो व्यापारिक संस्था थी, ये व्यापारिक संस्था भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी। तो ये इस उद्देश्य से ये जो BOD है वो महारानी एलिजाबेथ के पास गए और इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो हमें अधिकार दीजिए। तो महारानी एलिजाबेथ ने कहा था कि चलो ठीक है, आपको अधिकार दे रहे हैं। इन्होंने जो इनसे डिमांड की थी, इन्होंने कहा था कि हम जीवन भर के लिए भारत के साथ व्यापार करें, ऐसी हमें अनुमति दे दो। लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने कहा था कि ऐसा तो नहीं, लेकिन हम एक आपको अधिकार पत्र दे रहे हैं और इस अधिकार पत्र के तहत आप 15 साल तक भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं और 15 साल तक कोई भी दूसरी व्यापारिक संस्था भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। ऐसा इन्हें एक अधिकार पत्र दे दिया गया BOD को, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। ब्रिटेन की महारानी ने 1600 ईस्वी में एक अधिकार पत्र ये BOD को दे दिया
और इसकी सहायता से ये बीओडी भारत से व्यापार कर सकती थी। तो 1600 ईस्वी में इन्हें जैसे ही अधिकार पत्र मिला तो 1600 ईस्वी में ये फिर भारत में आए। 1600 ईस्वी में ये बीओडी आए भारत में, और भारत में आकर इन्होंने व्यापार अपना प्रारंभ किया। इनका एक काम था भारत से सस्ते दामों पर चीज़ें खरीदना और अपने देश में ले जाकर उनमें थोड़ा सा मॉडिफाई करा देना, उनमें थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ें जोड़ देना और फिर पुनः भारत में लेकर आकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देना। तो इस तरह से इन्होंने बहुत धन अर्जन किया। इस तरह से ये जो बीओडी के जो व्यापारी थे, इन्होंने 1600 ईस्वी से लेकर 1608 ईस्वी तक 8 सालों में बहुत धनार्जन कर लिया। तो इनके पास जब बहुत धन हो गया तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक कंपनी स्थापित कर दें भारत में। तो ये चाहते थे कि भारत में अपनी एक कंपनी स्थापित कर दें। तो 1608 ईस्वी में सूरत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते थे? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोलते थे क्योंकि ये है अर्थ, ये है हमारी अर्थ, और यहाँ पर है ब्रिटेन, तो यहाँ पर है भारत। ये है ब्रिटेन, तो ये है इंडिया। अब ब्रिटेन के ईस्ट में पड़ता है इंडिया, इसीलिए ब्रिटेन की ईस्ट में कंपनी वो है भारत में। तो ब्रिटेन की ईस्ट में कंपनी जो कि भारत में है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के ईस्ट में था भारत, इसीलिए ब्रिटेन की ईस्ट में कंपनी जो किस देश में है? भारत में। तो इसलिए हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1608 ईस्वी में स्थापित हुई, और ये जो सूरत दिख रहा है, सूरत, ये गुजरात में पड़ता है सूरत, तो सूरत में स्थापित की गई। अब 1608 ईस्वी से लेकर 1757 तक, 1608 से लेकर 1757, जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध के द्वारा अंग्रेजों की विजय हुई और बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, वो हार गए। तो इस हार के साथ ही भारत में ये जो 3 बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी थी, जो 1750 के करीब भारत में, ये जो 1750 के भारत की अगर बात करूँ, ये जो भारत है ये 1750 का भारत है। तो 1750 के भारत में जो 3 बड़ी बड़ी रियासतें थीं, ये थी बम्बई रियासत, देखो आर का मतलब है रियासत, बम्बई रियासत, बंगाल रियासत और मद्रास रियासत। तो 1750 के आसपास के भारत में 3 बड़ी बड़ी रियासतें थीं, ठीक है, और इन्हीं रियासतों में ये अंग्रेज व्यापार किया करते थे। 1608 से लेकर 1757 तक, 1757 ईस्वी तक, प्लासी के युद्ध तक अंग्रेजों ने इन तीनों प्रेसिडेंसी पर अपना अधिकार कर लिया, कई हद तक अपना अधिकार कर लिया इन तीनों प्रेसिडेंसी पर, और अपना अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया इन तीनों प्रेसिडेंसी में। तो इसी प्रकार जो बंगाल में इन्होंने गवर्नर नियुक्त किया प्लासी के युद्ध के जस्ट बाद, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ जो गवर्नर नियुक्त किया गया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये बंगाल का पहला गवर्नर है, ठीक है, और ये बना कब था? 1757 ईस्वी का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद ये बंगाल का गवर्नर बन गया। तो 1757 ईस्वी में अंग्रेजों का इन तीनों प्रेसिडेंसी पर अधिकार हो गया। 1757 के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में भी भारत की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। तो बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के जीतते ही अंग्रेजों ने बंगाल के 3 राज्य, यहाँ पर बिहार और यहाँ पर बंगाल और यहाँ पर उड़ीसा, ये है बंगाल, उड़ीसा और बिहार। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के द्वारा 3 राज्यों बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी अधिकार, मतलब
कि 1764 का जैसे ही बक्सर का युद्ध हारे भारतीय, तो हारते ही अंग्रेजों के हाथ में आ गया इन 3 राज्यों का दीवानी अधिकार। मतलब अब इन 3 राज्यों में अंग्रेज अपनी राजनीति भी चला सकते हैं और टैक्स भी वसूल सकते हैं। ठीक है, 1764 का जो बक्सर का युद्ध के बाद इनको ये अधिकार मिल गया। तो 1764 के बाद इस बीओडी को लगा कि अब कंपनी लगातार प्रॉफिट में जाएगी, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया। हुआ क्या कि 1764 से लेकर 1772 ईस्वी तक, 1764 से लेकर 1772 ईस्वी तक, 1764 से 1772 ईस्वी तक कंपनी में वृद्धि न होकर बल्कि घाटा हो गया। कंपनी पर लगभग 1 मिलियन पाउंड का कर्जा हो गया। जहां ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कि अब कंपनी लगातार लाभ में जाएगी, लेकिन इसका जस्ट विपरीत परिणाम हुआ। 1764 से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी पर बहुत सारा कर्जा हो गया। लेकिन जब ये बात 1772 ईस्वी में जो ब्रिटेन के महाराजा थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ, तो जब ये बात लॉर्ड नॉर्थ को पता चली कि ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हुआ है जबकि उसको फ़ायदा होना चाहिए था, और जब गहनता से देखा तो पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने अधिकारी थे उन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में गई। ठीक है, तो लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इसमें कुछ नियम एंड रूल्स कुछ बनाने होंगे ऐसे जिनके आधार पर हम इस कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो 1773 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ भारत में एक एक्ट लेकर आए। इन्हीं जो ब्रिटिश भारत है, ये 3 मद्रास, इन तीनों पर अंग्रेजों का अधिकार था। यहीं पर 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और इस एक्ट का केवल एक ही उद्देश्य था कि कंपनी के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है कैसे भी करके उसको समाप्त किया जाए और कंपनी के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारित कर्मचारी हैं या ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया था कि एक कलकत्ता में, यहाँ कलकत्ता पड़ता है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए और उस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा उन अधिकारियों या उन लोगों के खिलाफ जो कंपनी में भ्रष्टाचार करेंगे, और यदि उन पर मुकदमा चलाने के बाद वो दोषी साबित होते हैं तो उनको कंपनी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा तथा उनको सजा भी सुनाई जाएगी। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सारी बातें कही गई थी। तो इस एक्ट को तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक्ट के 3 नाम और हैं। इसी एक्ट को नियामक अधिनियम बोलते हैं, इसी एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बोलते हैं और इसी को प्रथम चार्टर के नाम से भी जानते हैं। ये जो 1773 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे उसको प्रथम चार्टर के नाम से जानते हैं। लॉर्ड नॉर्थ जब इसको लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर 20 साल बाद हम इसको रिन्यू करेंगे, मतलब हर 20 साल बाद इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, और अगर इसमें किसी रूल्स या रेगुलेशंस की कमी है तो उसको हम बढ़ाएंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। तो लेकिन हर 20 साल बाद हम इसको रिन्यू किया करेंगे। तो 1773 ईस्वी में पहला चार्टर आया है। ऐसे 5 चार्टर आए हैं और 20-20 साल के अंतराल पर। तो 1773 ईस्वी में पहला चार्टर आया है। 1773 में जब 20 जोड़ेंगे तो 1793 हो जाएगा। 1793 में दूसरा चार्टर आया है, इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो 1813 हो जाएगा। 1813 में तीसरा चार्टर आया है। 1813 में 20 जोड़ेंगे तो 1833 हो जाएगा। 1833 में चौथा चार्टर आया है और इसमें अगर 20 जोड़ेंगे तो 1853 हो जाएगा। तो 1853 में 5वां चार्टर आया है। तो अगर आपको 1773 मालूम है कि इसमें प्रथम चार्टर आया था तो 20-20 साल इसमें जोड़ते जाओ, 5 ऐसे चार्टर आए थे और इन 5 चार्टर को हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोस में। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये पहला चार्टर और ये दूसरा चार्टर, इसके बीच में 2 अधिनियम और आए थे। पहला चार्टर और दूसरा चार्टर, इसके बीच में 2 अधिनियम और आए थे। एक आया था 1784 का, 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 17
पिट्स इंडिया एक्ट, और एक और आया था 1786 का राजलेख। मतलब क्या है कि जो पहला चार्टर है और दूसरा चार्टर है, इनके बीच में 2 एक्ट और आए थे। एक आया था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, और एक आया था 1786 ईस्वी का राजलेख। तो हम ओवरऑल इन 5 चार्टर को पढ़ेंगे। 5 चार्टर के अलावा ये 2 एक्ट और पढ़ेंगे, तो ओवरऑल 7 एक्ट हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का जो डिटेल है, तो ये है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ तक। ठीक है, एक बार में हम फ्लैशबैक में पूरी जानकारी करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। और ये देखो, ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में व्यापारिक संस्थाएं थीं। इन व्यापारिक संस्थाओं में एक फेमस व्यापारिक संस्था थी जिसका नाम था बीओडी। बीओडी भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी, तो बीओडी ने महारानी एलिजाबेथ से परमिशन मांगी। तो महारानी एलिजाबेथ ने 15 साल की इनको परमिशन दे दी कि भारत के साथ ये 15 साल तक व्यापार कर सकते हैं। तो 1600 ईस्वी में ये बीओडी भारत में आए। 1600 से लेकर 1608 ईस्वी तक इन्होंने बहुत ज़्यादा धनार्जन किया। 1608 ईस्वी में इन्होंने पहली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी सूरत में, और 1608 से लेकर 1664 ईस्वी तक ये भारत की 3 बड़ी बड़ी रियासतें थी। इन तीनों रियासतों पर कब्जा कर लिया, और बंगाल के जो 3 राज्य थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के 3 राज्य, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इनकी दीवानी अधिकार भी अंग्रेजों के अधीन आ गए। 1764 से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी घाटी में चली गई। तो लॉर्ड नॉर्थ ने सोचा कि कंपनी को किस तरह से हम फायदे में कर सकें, इसलिए लॉर्ड नॉर्थ 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा एक्ट हम हर 20 साल बाद लेकर आएंगे। तो इसलिए 5 चार्टर आए हैं 20-20 साल के अंतराल पर। पहले और दूसरे चार्टर के बीच में 2 एक्ट और आए हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, और एक आया है राजलेख। तो हम ये 5 एक्ट और ये 2 टोटल मिला के 7 एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और आपसे आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि हमको अच्छा लगा है। और ये है निमोनिक टेक्निक्स, तो आप इस तरह से इन सब बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।